आज तारीख है 25 अक्टूबर 2025 और हमारे पास आज बात करने के लिए काफी कुछ है। सरकारी ऐलान है, चुनावी रैलियों से गर्मा-गर्म खबरें हैं और हाँ, खेल की दुनिया से भी अपडेट्स हैं। तो आज हम इन्हीं सब स्रोतों को खंगालेंगे, देखेंगे कि इनमें खास क्या है। जैसे जीएसटी बचत उत्सव का क्या असर हुआ, विकसित भारत का लक्ष्य कहाँ तक जा रहा है, बिहार में चुनाव का क्या हाल है, राष्ट्रीय सुरक्षा पर क्या चल रहा है और हाँ, स्पोर्ट्स में क्या नया हुआ। चलिए समझते हैं। बिल्कुल, कोशिश यही रहेगी कि इन अलग अलग घटनाओं को जोड़कर देखें। मतलब ये मिलकर क्या तस्वीर पेश कर रही हैं और इनके असल मायने क्या हो सकते हैं। सिर्फ खबरें नहीं, उनके पीछे के इशारे भी पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत बढ़िया। तो फिर चलिए अर्थव्यवस्था से ही शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 17वें राष्ट्रीय रोजगार मेले में एक अहम बात कही। उन्होंने कहा कि दिवाली के टाइम पर जो जीएसटी बचत उत्सव हुआ, उससे मांग, उत्पादन और रोजगार तीनों को ही काफी बल मिला है। हाँ, और उसी कार्यक्रम में रोजगार मेले में 51,000 से ज्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र भी दिए गए। और एक और बड़ी चीज हुई, विकसित भारत योजना लॉन्च की गई। लक्ष्य बहुत बड़ा रखा है, 3.5 करोड़ युवाओं को रोजगार देना। 3.5 करोड़, ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है। जी, लक्ष्य तो महत्वाकांक्षी है और शायद इसीलिए इसे पाने के लिए टैक्स सुधारों पर भी काफी जोर दिया जा रहा है। जैसे वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गाजियाबाद में एक नए सीजीएसटी भवन का उद्घाटन किया। वहां उन्होंने अगली पीढ़ी के जीएसटी सुधारों का जिक्र किया। उनका कहना था कि मकसद है टैक्स सिस्टम को और ज्यादा कुशल बनाना, न्याय संगत बनाना, ताकि वो विकास में मदद करे। अच्छा, इसका कोई ताजा उदाहरण भी है क्या? मतलब आम लोगों से जुड़ा हुआ? हाँ बिल्कुल, जैसे स्टेशनरी आइटम्स पर जीएसटी घटाया गया है। पेंसिल, शार्पनर, क्रेयॉन, कॉपियां, ग्राफ बुक, नक्शे, चार्ट, इन सब पर पहले 12% टैक्स था, अब 0 कर दिया है। इरेजर पर भी 5% से घटाकर 0। अरे वाह! जाहिर है, इससे पढ़ाई लिखाई का खर्च कम होगा और जो छोटे घरेलू उद्योग हैं, एमएसएमईज, जो ये सब बनाते हैं, उन्हें भी शायद कुछ फायदा मिले। और एक और बात, 1 नवंबर से जीएसटी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी आसान बनाने की बात कही गई है। तो शायद नए बिजनेस शुरू करने वालों को थोड़ी आसानी होगी। यानी एक तरफ रोजगार बढ़ाने पर जोर, दूसरी तरफ टैक्स में राहत देकर थोड़ी आसानी पैदा करने की कोशिश। और इसी विकास के बड़े विजन से जुड़ती हुई एक और बात, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू केरल में थीं, एर्नाकुलम में सेंट टेरेसा कॉलेज के शताब्दी समारोह में। उन्होंने कहा कि 2047 तक विकसित भारत का लक्ष्य हासिल करना है, तो इसमें महिलाओं की सक्रिय भागीदारी बहुत जरूरी है। बिल्कुल, ये बहुत अहम नुक्ता है। ये सिर्फ आर्थिक विकास की बात नहीं है, ये एक तरह से समावेशी विकास की सोच को दिखाता है। जब देश की आधी आबादी पूरी क्षमता से योगदान देगी, तभी तो देश सही मायनों में विकसित होगा। सही कहा, ये आर्थिक और सामाजिक दोनों ही नजरिए से महत्वपूर्ण है। जी। अच्छा, तो ये तो हुई अर्थव्यवस्था और विकास की बातें। अब जरा देश की सुरक्षा की तरफ रुख करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर में थे, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में। वहां सुरक्षा हालात का जायजा ले रहे थे और वहां एक नाम सामने आया, ऑपरेशन सिंदूर। ये नाम थोड़ा हटके है, इसके बारे में क्या जानकारी मिली है? हाँ, ये नाम ध्यान खींचता है। बिल्कुल, रक्षा मंत्री ने इसे देश की सैन्य शक्ति और राष्ट्रीय चरित्र का प्रतीक बताया। उन्होंने साफ कहा कि जब तक एक भी आतंकवादी मानसिकता जिंदा है, ये मिशन, ये संकल्प जारी रहेगा। अच्छा, इसे एक तरह से न्यू इंडिया का रक्षा सिद्धांत भी कहा गया, जिसमें दृढ़ निश्चय और साहस दोनों शामिल हैं। सेना को हमेशा अलर्ट रहने और दुश्मन को कम न आंकने की सलाह भी दी गई। तो ये कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं, बल्कि एक लंबे चलने वाले अभियान जैसा लग रहा है। यानी आतंकवाद के खिलाफ एक मजबूत और लगातार बने रहने वाले इरादे का संकेत है ये। बिल्कुल बिल्कुल। और दिलचस्प बात यह है कि ये सैन्य तैयारी की बात ऐसे समय हो रही है जब राष्ट्रीय एकता दिवस भी नजदीक है। 31 अक्टूबर को सरदार पटेल की जयंती पर सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ के डीजी दलजीत सिंह चौधरी ने बताया है कि इस बार का राष्ट्रीय एकता दिवस समारोह काफी भव्य होगा, समावेशी होगा। देश भर के सुरक्षाकर्मी इसमें शामिल होंगे और आम लोगों से भी जुड़ने की अपील की गई है। तो मतलब एक तरफ सीमाओं की सुरक्षा और अंदरूनी चौकसी पर जोर है, जो ऑपरेशन सिंदूर वाले पहलू से झलकता है, और दूसरी तरफ पूरे देश को एकता के धागे में पिरोने की कोशिश भी चल रही है, एकता दिवस के जरिए।
ये दोनों साथ साथ। हाँ बिल्कुल। और ये दोनों मिलकर शायद राष्ट्रीय शक्ति के दो अहम स्तंभ दिखाते हैं। एक है सैन्य ताकत और दूसरा है सामाजिक एकजुटता। शायद संदेश यही है कि देश तभी मजबूत होगा जब वो अंदर से एक हो और बाहर से सुरक्षित। सही बात है। चलिए, सुरक्षा और एकता से अब राजनीति के मैदान में चलते हैं। बिहार में आजकल चुनावी माहौल काफी गर्म है। विधानसभा चुनाव का पहला चरण 6 नवंबर को है, 121 सीटों पर, और प्रचार अब बिल्कुल आखिरी दौर में है। कैसा चल रहा है वहां सब स्रोतों के हिसाब से? माहौल तो जोरों पर है। एनडीए और महागठबंधन दोनों के ही बड़े नेता पूरी ताकत झोंक रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने समस्तीपुर में रैली की। वहां उन्होंने जननायक कर्पूरी ठाकुर का जिक्र किया और विकास व सामाजिक न्याय का वादा दोहराया। उनका कहना था कि एनडीए के शासन में बिहार आगे बढ़ा है। और महागठबंधन की तरफ से? उधर महागठबंधन के मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार तेजस्वी प्रसाद यादव पटना में थे। उन्होंने कहा कि अगर उनका गठबंधन जीता तो बेरोजगारी उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होगी, उसका समाधान निकालेंगे। तो मुद्दे क्या उभर रहे हैं इस चुनाव में? हाँ, अगर अलग अलग रैलियों और भाषणों को देखें तो कुछ मुद्दे बार बार आ रहे हैं। विकास तो है ही, साथ में कानून व्यवस्था और एक बड़ा मुद्दा है पलायन का। जैसे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बक्सर और सिवान में रैलियां की। उन्होंने नीतीश कुमार के नेतृत्व में कानून का राज स्थापित होने को एक बड़ी उपलब्धि बताया और पिछली सरकारों पर निशाना साधते हुए जंगल राज खत्म होने की बात कही। अच्छा। इसी तरह केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान गोपालगंज में थे। वो केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र कर रहे थे। और तेजस्वी यादव? आरजेडी नेता तेजस्वी यादव भी लगातार रैलियां कर रहे हैं, सहरसा, दरभंगा, समस्तीपुर, कई जगहों पर। महागठबंधन के जो बाकी साथी दल हैं, सीपीआई एमएल है, वीआईपी है, सीपीआई है, वो भी काफी सक्रिय दिख रहे हैं। जाहिर है हर कोई अपने अपने तरीके से वोटरों को अपनी तरफ खींचने की कोशिश में लगा है। यहाँ ये साफ करना जरूरी है कि हम सिर्फ वही बता रहे हैं जो हमें स्रोतों से जानकारी मिली है। हम किसी का पक्ष नहीं ले रहे हैं। जी, ये बताना बहुत जरूरी है। चुनाव 2 चरणों में है। पहला 6 नवंबर को, दूसरा 11 नवंबर को। कुल 243 सीटें हैं। नतीजों का इंतजार तो रहेगा ही। हाँ, और एक चीज और जो इस बार खास है वो है युवा वोटर और जो पहली बार वोट डाल रहे हैं उन पर ध्यान। अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रशांत कुमार ने बताया है कि वोटरों को जागरूक करने के लिए स्वीप कार्यक्रम चल रहे हैं। स्वीप? हाँ, स्वीप मतलब सिस्टमैटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन, यानी व्यवस्थित मतदाता शिक्षा और चुनावी भागीदारी। कोशिश है कि ज्यादा से ज्यादा लोग, खासकर युवा, वोट डालने के लिए निकलें। अच्छा, ये तो हुई बिहार चुनाव की बात। राजनीति से जुड़ी एक और खबर मुंबई से आई है। महाराष्ट्र के राज्यपाल आचार्य देवव्रत और मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने एक किताब लॉन्च की है, मोदीज मिशन। हाँ, इसके लेखक बर्जिस देसाई हैं। बताया गया है कि ये किताब प्रधानमंत्री मोदी के वडनगर के बचपन से लेकर प्रधानमंत्री बनने तक के उनके सफर के बारे में है। राज्यपाल ने इस मौके पर कहा है कि प्रधानमंत्री ने कई मुश्किल मसलों को बिना किसी विवाद के सुलझाया है। तो शायद ये किताब उसी यात्रा और उनके नजरिए को समझने का एक और स्रोत हो सकती है। ठीक है, चलिए आप कुछ और खबरों का रुख करते हैं और इनमें एक खबर बेहद दुखद है। आंध्र प्रदेश से हैदराबाद से बेंगलुरु जा रही एक प्राइवेट बस थी, कर्नूल जिले में एक मोटरसाइकिल से टकरा गई और इसके बाद बस में आग लग गई। इस हादसे में 20 लोगों की जान चली गई। ये बहुत ही भयानक खबर है। वाकई बहुत ही दुखद घटना है ये। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री सभी ने इस पर गहरा शोक जताया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों के परिवारों को 2-2 लाख और जो घायल हुए हैं उन्हें 50,000 रुपए की मदद का ऐलान किया गया है। और राज्य सरकार ने? आंध्र प्रदेश सरकार ने भी मृतकों के लिए 5 लाख और घायलों के लिए 2 लाख रुपए की सहायता राशि घोषित की है और साथ ही हादसे की उच्च स्तरीय जांच के आदेश भी दिए हैं। ऐसी घटनाएं बार बार यातायात सुरक्षा पर बहुत गंभीर सवाल खड़े कर देती हैं। बिल्कुल। और अभी त्योहारों का समय बीता है तो लोगों की वापसी का सिलसिला भी चल रहा होगा। सड़कों पर, ट्रेनों में भीड़ ज्यादा होगी। हाँ बिल्कुल, और इसी को ध्यान में रखते हुए रेलवे अगले 3 दिनों में 900 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चला रहा है। असल में बताया गया है कि दिवाली और छठ पूजा को देखते हुए कुल 6000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेनें चलाने की योजना है या अधिसूचित की गई है। 6000 से ज्यादा? जी, खासकर छठ पूजा के लिए बिहार के करीब 30 स्टेशनों पर अलग से टिकट काउंटर खोले गए हैं, सीसीटीवी से निगरानी हो रही है और दूसरी यात्री सुविधाएं भी दी जा रही हैं। ये तो बहुत बड़े पैमाने पर लोगों की आवाजाही को दिखाता है और कहीं ना कहीं ये हमें बिहार चुनाव में उठ रहे पलायन के मुद्दे की तरफ भी ले जाता है ना? सही पकड़ा आपने। बहुत से लोग त्योहारों पर घर आते हैं और फिर काम के लिए बड़े शहरों की तरफ लौट जाते हैं।
ये आवाजाही सिर्फ त्योहार की नहीं है, ये रोजगार और अवसरों की तलाश से भी जुड़ी है। और ये बिहार जैसे राज्यों के लिए एक बड़ा सामाजिक आर्थिक मुद्दा है। हाँ, और इसमें एक पदक तो काफी ऐतिहासिक है। वीर बादू ने मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स यानी एमएमए में कांस्य पदक जीता है। एमएमए में? ये तो दिलचस्प है। जी, एमएमए में कई तरह की लड़ाई की तकनीकें होती हैं, बॉक्सिंग, रेसलिंग, जूडो, सब मिला जुला कर। और ये भारत का एमएमए में पहला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय पदक है, वो भी युवा स्तर पर। वीर ने पुरुषों के 80 किलो वर्ग में ये मेडल जीता। ये इस खेल के लिए भारत में एक नई उम्मीद जगा सकता है। ये तो वाकई बड़ी उपलब्धि है। और दूसरा कांस्य पदक किसने जीता? दूसरा कांस्य पदक पलाश मंडल ने जीता है, लड़कों की 5000 मीटर पैदल चाल में। तो इन 2 पदकों के साथ अब भारत के कुल पदक 12 हो गए हैं, 2 स्वर्ण, 3 रजत और 7 कांस्य। युवा एथलीट अच्छा कर रहे हैं। शानदार, बहुत अच्छी बात है ये। और क्रिकेट के शौकीनों के लिए क्या खबर है? क्रिकेट में भारत कल सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेलेगा। सीरीज तो ऑस्ट्रेलिया पहले ही 2-0 से अपने नाम कर चुका है, तो अब भारत की कोशिश यही होगी कि क्लीन स्वीप से बचा जाए, इज्जत बचाई जाए। हाँ, उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया अच्छा प्रदर्शन करे। मैच भारतीय समय के हिसाब से सुबह 9 बजे शुरू होगा। जी ठीक है, तो आज हमने काफी सारे अलग अलग विषयों पर नजर डाली। अर्थव्यवस्था पर असर डालने वाली नीतियां हैं जैसे जीएसटी, रोजगार मेला, राष्ट्र निर्माण का एक बड़ा दृष्टिकोण है विकसित भारत और उसमें महिलाओं की भूमिका, सुरक्षा से जुड़ी गतिविधियां हैं ऑपरेशन सिंदूर, एकता दिवस, लोकतंत्र की गहमागहमी है बिहार चुनाव, फिर एक दुखद हादसा भी है, लोगों की आवाजाही और रेलवे की तैयारी, और अंत में खेल में हमारे युवाओं की बढ़त। काफी कुछ चल रहा है एक साथ। हाँ बिल्कुल, हर मोर्चे पे कुछ ना कुछ हो रहा है। और अगर इन सारी खबरों को एक साथ रखकर देखें, एक धागे में पिरोने की कोशिश करें, तो एक बात तो साफ दिखती है कि देश में एक साथ कई स्तरों पर गतिविधियां चल रही हैं। आर्थिक सुधार हो रहे हैं, सुरक्षा मजबूत की जा रही है, राजनीतिक प्रक्रियाएं चल रही हैं, सामाजिक एकता पर जोर है और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पहचान बनाने की कोशिश है। तो इन सब अलग अलग दिखने वाली कड़ियों को, इनको जोड़कर क्या समझा जा सकता है? इनका क्या मतलब निकाला जाए? हाँ, यही शायद सबसे अहम सवाल है और इस पर सोचने की जरूरत है। क्या ये सारी चीजें, ये आर्थिक पहलें, ये सुरक्षा अभियान, राज्यों के चुनाव, राष्ट्रीय नायकों को याद करना, खेलों में अच्छा प्रदर्शन, क्या ये सब मिलकर उस न्यू इंडिया की कहानी बना रही हैं जिसका जिक्र हमें आज के स्रोतों में मिला? या फिर ये अलग अलग क्षेत्रों में हो रहे स्वतंत्र बदलाव हैं जो बस एक ही समय पर घटित हो रहे हैं? इन सब अलग अलग राष्ट्रीय गतिविधियों से मिलकर जो एक बड़ी तस्वीर बन रही है, वो असल में क्या कहती है? ये विचार करने लायक बात है।